हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर था बेटा वो हमारा सेंटर ऑफ मास का लास्ट लेक्चर था। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका उसके बारे में। ठीक है, तो अब आगे की अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट जो चैप्टर हमें स्टार्ट करना है, पढ़ना है, वो है बेटा रोटेशनल मोशन यानी रोटेशनल डायनामिक्स। अगर हम बात कर लेते बेटा यानी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो पार्ट है ऑलरेडी हम उसको पढ़ चुके हैं, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब रोटेशनल डायनामिक्स के अंदर हमें डिस्कस करना है रोटेशनल मोशन। आपको बता दो बेटा कि रोटेशनल मोशन जेईई के लिए हो या फिर नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और साथ में बढ़िया चैप्टर है। थोड़ा लेंथी है समझने के लिए, पहले थोड़ा आसान लगेगा, ठीक है, उसके बाद थोड़ा टफनेस जो है चैप्टर के एक्चुअल में आपको फील होगी और लास्ट में आप बोलोगे कि ये पढ़ क्यों रहे हम लोग। ठीक है, मतलब मैं डरा रहा बेटा, लेकिन चैप्टर बहुत ही मतलब ऐसे बात करूंगा कि जो मैकेनिक्स आपने अब तक पढ़ी है उस मैकेनिक्स को हम समझेंगे बेटा इस चैप्टर के फॉर्म में। यानी इस चैप्टर से आपको पूरी मैकेनिक्स की फील आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें लास्ट में जो काम मतलब जो लास्ट पोर्शन होता है ना कि जिसमें हम उस काम को सक्सेस करने वाले हैं और फुलफिल करने वाले हैं, ये काम बिल्कुल रोटेशनल मोशन करने वाला है। पूरे मैकेनिक्स को फुलफिल करने का काम कौन करता है बेटा? रोटेशनल मोशन। इसलिए मैं बोल रहा हूं बेटा कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, समझने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम मैं फिर से बोल रहा था, मैंने लास्ट जब सेंटर ऑफ मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल जब हमने स्टार्ट किया था उसी वक्त तो मैंने बताया था कि यहाँ से हम थोड़ी फिजिक्स को अलग ढंग से देखेंगे। यानी फिजिक्स को आप थोड़ा अलग देखोगे तो रोटेशनल मोशन फिजिक्स को थोड़ा अलग करता है। अब तक की जितनी सारी फिजिक्स आपने पढ़ी है उससे थोड़ा अलग दिखता है। ठीक है, तो रोटेशनल मोशन को हमें बिल्कुल हल्के में लेना नहीं है, एक एक कंसेप्ट को हमें क्लियर करना है, उसके ऊपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब आपके पास बहुत ज्यादा समय है। तो आप रोटेशनल मोशन को कंप्लीट कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, कितनी बार कंप्लीट बोला? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बात कर रहा बेटा। ठीक है, चलिए तो रोटेशनल मोशन को हम स्टार्ट करेंगे। अगर मैं बात कर लेता बेटा चैप्टर का जो नाम है रोटेशनल मोशन, तो चैप्टर के नाम से ही हमें फील आ रही है कि यहाँ पे कुछ घुमाने की बात हो रही है, रोटेशनल की बात हो रही है। तो अब घुमाने की बात हो रही है ना, तो रोटेशनल मोशन में चीजें क्या होगी बेटा? घूमेंगे। अब क्या होगा, क्या घूमने वाला है, घूमने के लिए क्या क्या जरूरत रहेगी, ये सारी बातें इसके अंदर आने वाली है। तो रोटेशनल मोशन को मैं थोड़ा समझाता हूं। सबसे पहले देखिए, अब तक आपने जो मोशन पढ़ा वो लीनियर था, स्ट्रेट लाइन में, उसका प्लेन में सर्कुलर वगैरह वगैरह सारी बातें पढ़ी। तो रोटेशनल मोशन को समझने के लिए आपको बेसिक मैकेनिक्स आना जरूरी है। पहली बात क्या बता रहा हूं, रोटेशनल मोशन को समझने के लिए आपको बेसिक मैकेनिक्स आना जरूरी है। अगर आपको बेसिक मैकेनिक्स आती है तो आप रोटेशनल मोशन को इजीली समझ पाओगे। ठीक है, और सर्कुलर का बहुत ही हल्का फुल्का पार्ट आना जरूरी है। पूरी सर्कुलर की बात नहीं कर रहा हूं या डब्ल्यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, आपको क्या करना है बेटा? सर्कुलर का थोड़ा पार्ट आना जरूरी है इससे समझने के लिए, रोटेशनल मोशन को समझने के लिए। अगर आपके पास सर्कुलर की थोड़ी बहुत नॉलेज है, बेसिक मैकेनिक्स आपको पता है, तो आप रोटेशनल मोशन को समझ पाओगे। अब अगर मैं एनएलएम में बात कर लेता हूं, आपने पढ़ा है यार, देखो कि F is equal to ma, यही तो पढ़ा यार, F is equal to ma। ठीक है, F net is equal to ma या F is equal to ma, ये कहाँ पढ़ा बेटा आपने? ये मैकेनिक्स के अंदर आपने पढ़ा है, यानी कहाँ? एनएलएम में। ये भी तो मैकेनिक्स है, लेकिन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपने ये इक्वेशन पढ़ी है, F net is equal to mass into acceleration होता है। अब ध्यान सुनो, ये क्या है? ये फॉर्मूला है बेटा। इस फॉर्मूले से हम किसे कैलकुलेट करते थे? फोर्स को कैलकुलेट करते थे। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसके बारे में आपने बात भी कर ली है, आपने डिस्कस भी किया हुआ, आपने एग्जांपल भी सॉल्व कर लिए। अब ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। ये फोर्स है, कौन सी फोर्स? कौन सी? लेकिन बॉडी के ऊपर लगने वाली नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये तीनों जो थे वो मैकेनिक्स में, यानी आप तक जो मैकेनिक्स पढ़ रहे थे उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। जब तक चीजें जो थी बेटा वो लीनियर के अंदर थी,
तो रोटेशनल को जरा फील करो क्या बता रहा हूं। अगर आप ध्यान से सुनो, F net इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, इसका मतलब यहाँ पे जो m है, m मास, उसका अपना एक खुद का इंपॉर्टेंट रोल था। क्या? देखो तो जरा क्या रोल था। अगर मैं ऐसे बोलता हूं बेटा, किसी भी बॉडी को अगर हमें चलाना है, किसी भी बॉडी को अगर हमें चलाना है, तो उस बॉडी के ऊपर हमें क्या लगाने की जरूरत थी? फोर्स। तो फोर्स लगने पर उस बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आता था, यानी फोर्स लगाने पर बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आना है, इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज यानी क्या आता था बेटा? एक्सेलरेशन। और आप एक्सेलरेशन को लेके आ रहे हो कब? जब आपने उस बॉडी के ऊपर क्या लगाया बेटा? फोर्स लगाया। अब फिर से समझो, किसी भी बॉडी को चलाना, ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है? ध्यान से सुनो। अगर मैं वैसे बोलता हूं कि सपोज टू बी आपके पास दो बॉडीज है, ठीक है, एक का जो मास है वो 2 kg है, बहुत सिंपल एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम लोग। एक का जो मास है बेटा वो 2 kg है और दूसरे का जो मास है बेटा मान लेते हैं 4 kg। एक का जो मास है वो 2 kg है और दूसरे का जो मास है बेटा वो कितना है? 4 kg है। किसको चलाना ज्यादा मुश्किल होगा? आपको पता है किसको चलाना ज्यादा मुश्किल होगा? 2 किलो या 4 किलो को? 4 किलो। 2 किलो को चलाना आसान है, 4 किलो को चलाने में थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ी मुश्किल होगी, यानी वहां पे ज्यादा ये लगाना होगा। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी बॉडी को चलाने में जो कष्ट होता है, किसी भी बॉडी को चलाने में जो कष्ट होता है, किसी भी बॉडी को चलाने में जो कष्ट होता है, वो कहां से डिफाइन किया जा रहा है? देखो तो जरा सोचो, मैं फिर से बता दे रहा हूं बेटा, आपके पास एक 2 kg की बॉडी है और एक कितनी बेटा? 4 kg है। तो किसको चलाना मुश्किल है यार? इस 4 kg वाले को चलाना मुश्किल है। कहां से फील आ रही है? यहां से फील आ रही है सर, इसके 2 किलो है, इसका मास 4 kg, यानी अगर मास कम है, मास कम है तो इसको चलाने में कष्ट कम होगा, मास ज्यादा है तो इसको चलाने में कष्ट ज्यादा होगा। इसको और अच्छे समझो। मान लेते हैं आपके पास सपोज टू बी कार है और ट्रक है, कार और ट्रक, कार और ट्रक है, कार और ट्रक है। किसको हिलाना ज्यादा मुश्किल है, कार को या ट्रक को? फील करो यार, किसको हिलाना ज्यादा मुश्किल है, कार को या ट्रक को? तो आप लोग बोलोगे सर ट्रक को, क्योंकि ट्रक का क्या ज्यादा है यार? मास ज्यादा है। कार का मास ट्रक के कंपैरेटिवली कम है, तो इसको चलाने में ज्यादा कष्ट लगेगा और इसको चलाने में कम कष्ट लगेगा। यानी ये जो फोर्स ये कम ज्यादा है या क्या है, ये बात किसके ऊपर डिपेंड कर रही है बेटा? बोलो, मास। और इसी क्वांटिटी को हमने पढ़ा है बेटा एनएलएम में, याद करो किस नाम से पढ़ा था? इनर्शिया। किस नाम से पढ़ा था यार? इनर्शिया। इनर्शिया क्या थी? इट इज द इनहेरेंट, ऐसी प्रॉपर्टी थी बेटा, इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन इमिनेंट बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच बॉडी डज नॉट चेंज a state of rest or a state of uniform motion in a straight line। ठीक है, यानी ये इनर्शिया है। इनर्शिया किस पे मेजर किया जाता है सर? मास में किया जाता है। जिसका मास ज्यादा, उसको चलाने के लिए रोकने के लिए उतने ही फोर्स, ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जिस बॉडी का मास कम यानी उसका इनर्शिया कम, तो उस बॉडी को उतना ही कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसे चलाने के लिए या रोकने के लिए। यही तो बात हमने कर ली थी ना एनएलएम के अंदर। याद करो, मैंने एग्जांपल लिया था कि एक रास्ते में एक भाई साहब खड़े हो गए, ठीक है, पहले साइकिल को, अपने दोस्त के साइकिल को इजीली रोक पाते, फिर वो रोड रोलर लेके आता है, रोक नहीं पाते क्योंकि उसका मास क्या है यार? ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो होता है ये वहां पे डिफाइन करता था इनर्शिया। ये क्या डिफाइन करता था वहां पे? इनर्शिया। अब यहाँ पे जो मास रोल परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, जब लीनियर मोशन की हम बात कर लेते थे, किसके बेटा? जब हम लीनियर मोशन की बात कर लेते थे तो लीनियर मोशन में हमने पढ़ा था किसी भी बॉडी को चलाने के लिए, सिंपल बात बता रहा हूं, लीनियर मोशन में हमने ये पढ़ा है किसी भी बॉडी को चलाने में जो कष्ट होगा
किसी भी बॉडी को चलाने में जो कष्ट होगा, कष्ट होना यानी उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स कम या ज्यादा है लगने वाली है, वो फोर्स कम या ज्यादा लगने वाली है। ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? बॉडी के मास के ऊपर। ज्यादा मास यानी उसको चलाने में ज्यादा कष्ट, कम मास यानी उसको चलाने में कम कष्ट यानी कम फोर्स की रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये कहानी कहा है बेटा? एनएलएम के अंदर। अब सर रोटेशनल में क्या है? तो रोटेशनल में सिर्फ इतना है, ध्यान से सुनो। लीनियर में आप चलाते थे, रोटेशनल में आप बॉडी को क्या कराओगे यार? घुमाओगे। फील करो, लीनियर के अंदर आप बॉडी को क्या करते थे यार? चलाते थे। तो रोटेशनल के अंदर आप बॉडी को क्या कराओगे बेटा? घुमाओगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन रिप्लेस हो जाती है बेटा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा से। इसे रिप्लेस हो रही है बेटा टॉर्क टो इज इक्वल टू आई अल्फा। यानी यहाँ पे जो लीनियर के अंदर जो फोर्स था, यहाँ पे वो रिप्लेस हो जाएगा बेटा टॉर्क से। यहाँ पे जो मास का रोल था, अब किसका रोल आ गया बेटा? ये हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका रोल हुआ बेटा? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन था, उसका रोल अब कौन परफॉर्म करेगा यार? एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पे इक्वेशन थी F इज इक्वल टू ma, यहाँ पे इक्वेशन है मतलब लीनियर के अंदर इक्वेशन थी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो इक्वेशन आएगी बेटा वो हो जाएगी टॉर्क टो इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। क्या आएगा बेटा? आई इनटू अल्फा। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा? बॉडी को घुमाने में जो कष्ट है उसी की बात करेंगे। बॉडी को घुमाने में जो कष्ट है उसकी हम बात करेंगे, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या था? जिसका मान ज्यादा, ठीक है, उतनी ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उस बॉडी को चलाने में। यहाँ पे जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, उतना ही कष्ट ज्यादा होगा बॉडी को घुमाने के लिए और रोकने के लिए। यानी रोटेशनल के अंदर क्या था बेटा? बॉडी को घुमाने में जो कष्ट किया जाएगा उसकी हम बात करेंगे, और यहाँ पे क्या था बेटा? बॉडी को चलाने में जो कष्ट होगा उसकी हम बात करते हैं। इतना तो सिंपल है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसको हम जरा जनरलाइज करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही फंडामेंटल बात मैंने आपको बताई हुई है। रोटेशनल के अंदर यानी बॉडी को घुमाने में जो कष्ट होगा उसकी हम बात कर लेंगे। अब मुझे क्या पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक सी बात पढ़नी है यार रोटेशनल के अंदर। ध्यान से, रोटेशनल में सबसे फंडामेंटल हम बात करेंगे बेटा, वो करेंगे रिजिड बॉडी। इसकी बात करेंगे बेटा? रिजिड बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अब ये रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? क्या होती है रिजिड बॉडी? बताओ, किसको पता है क्या ये रिजिड बॉडी का मतलब क्या है? बहुत ही सिंपल है, याद रख सकते हो। रिजिड बॉडी यानी ऐसी बॉडी बेटा, इस बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है बेटा, वो चेंज ना हो पाए। फिर से बता रहा हूं बेटा, रिजिड बॉडी यानी ऐसी बॉडी कि उस बॉडी के बीच, उस बॉडी के किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है बेटा, वो चेंज ना हो पाए। चाहे आप बॉडी को कितना भी पटको, कितना भी फेंको, कुछ भी कर लो, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो हमेशा कांस्टेंट हो, फिक्स हो। उस बॉडी को कहा जाएगा बेटा कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। बात समझ में आ रही है? चाहे आप उसके ऊपर कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा दो, दोनों पॉइंट्स के बीच में दूरी चेंज ना हो पाए, उस बॉडी को कहा जाता है बेटा कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। याद कर लो, जब हम कंस्ट्रेंट पढ़ रहे थे, उस वक्त मैंने आपको रिजिड बॉडी के बारे में बताया हुआ है। अब आप याद नहीं रख सकते, मतलब आपने नहीं रखा होगा तो उसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। रिजिड बॉडी को जब हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ रहे थे और रॉड वाले एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, उसी वक्त मैंने रिजिड बॉडी के बारे में आपको बताया हुआ है। मैं फिर से यहाँ से मतलब यहाँ रिवाइज करके बता रहा हूँ बेटा कि रिजिड बॉडी एग्जैक्टली क्या होती है। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? ऐसी बॉडी बेटा कि उस बॉडी के अंदर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमेशा फिक्स हो, कांस्टेंट हो,
चाहे बॉडी के ऊपर आप कितना भी एक्सटर्नल फोर्स लगा लो, दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी रहेगी हमेशा कांस्टेंट होगी बेटा। उस टाइप की जो बॉडी है उस बॉडी को कहा जाएगा बेटा कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान ले बेटा ऐसी कोई एक बॉडी, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूं बेटा सपोज टू बी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है बेटा डी, ये डी हमेशा कैसा हो बेटा? कांस्टेंट हो, फिक्स हो, इसमें किसी भी प्रकार का चेंज ना हो। ये जो बॉडी रहेगी बेटा, इस बॉडी को कहा जाएगा बेटा क्या? रिजिड बॉडी। बात समझ में आ रही है? ऐसी बॉडी की उस बॉडी की किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है हमेशा वो फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे, चाहे आप उस बॉडी के ऊपर कितना भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करो उसमें किसी प्रकार का चेंज ना आए, उस टाइप के बॉडी को कहा जाता है बेटा कौन सी बॉडी? रिजिड बॉडी। तो हम यानी ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी है क्या? नहीं, ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं। बात समझ लो, ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं। चलिए ये रिजिड बॉडी की बात कर ली, अब मैंने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन बता दी। अब सर एक सवाल है, उस सवाल का आंसर तो देना। क्या सवाल है बेटा आपका? सवाल ये है कि सर रिजिड बॉडी को क्यों पढ़ना है, यानी रोटेशनल पढ़ने से पहले इस रिजिड बॉडी को क्यों समझना है सर? क्या जरूरत है इस रिजिड बॉडी को समझने की? तो ध्यान से सुनो बेटा, बता दे रहा हूं कि रिजिड बॉडी क्यों इंपॉर्टेंट है, रिजिड बॉडी आपको क्यों समझना है। अगर रिजिड बॉडी की नेसेसरी क्या है, मतलब उसकी जरूरत क्या है, क्यों नेसेसरी है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो आपको समझ में आए ना तो बात बन जाएगी। अब बात समझो, इसको मैं चलिए एग्जाम्पल के थ्रू ही जाते हैं तो आपको और फील आ जाएगी। मान लेते बेटा आपके पास एक रॉड है, क्या कंसीडर किया बेटा? एक रॉड कंसीडर कर ली। समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो समझ लो, ध्यान से सुनो क्या होता है। ठीक है, मान ले बेटा एक इस तरह की रॉड मैंने कंसीडर कर ली, चलो ठीक है, ये रॉड मैंने कंसीडर कर ली रिजिड रॉड। कैसी रॉड है बेटा? एक रिजिड रॉड मैंने कंसीडर कर ली, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने क्या किया बेटा? फिक्स कर लिया, यानी यहाँ पे इस तरह से एक एक्सिस, एक हिंज लगा देंगे ना, इस तरह से हिंज। बात समझ में आई? एक हिंज लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा? इस जो रॉड है, इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट, ध्यान से सुनना, इस रॉड को जो मैंने इस पॉइंट को फिक्स किया जहां पे यहाँ पे मैंने हिंज लगाई है, इसके रिस्पेक्ट में या इसके अबाउट, सॉरी इसके अबाउट, अब तो इसको थोड़ा घुमाऊंगा, यानी इस रॉड को जो था बेटा मैं यहां लेके गया, चलो ऐसे मान लिया, इस रॉड को मैंने ऐसे घुमा दिया, यहाँ पे क्या है। अब ध्यान से सुनना, जो बात मुझे बताने का यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। इसको यहाँ पे लेके गया मैं, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा? इसको दो पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, इसके ऊपर मैं दो पॉइंट्स क्या कर लेता हूँ बेटा? मार्क कर लेता। मान लिया बेटा मैंने यहाँ पे मार्क किया और एक यहाँ पे मार्क कर दिया, ध्यान से सुनो। ये था बेटा ए पॉइंट और ये था बेटा बी पॉइंट, देखा ना? जब इसको मैंने शिफ्ट कर लिया, यानी इसको मैंने घुमा दिया, तो ये जो पॉइंट था बेटा ये यहाँ पहुंच गया, और ये जो पॉइंट था बेटा ये यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना? यानी ये जो पॉइंट था बेटा अब ये यहाँ पहुंचा है, और ये जो पॉइंट है बेटा अब यहाँ पहुंचा है। समझ में आई बात? यानी ये जो बॉडी है बेटा, ये कौन सी बॉडी है? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी यानी बॉडी के दो पॉइंट्स के बीच में जो दूरी है बेटा वो चेंज ना हो। तो ये यहाँ था इस तरह से, इसको मैं ऐसे घुमाया तो ये यहाँ आ गया। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो यहाँ पे ये जो एंगल है बेटा, इसको मैं बोलूंगा थीटा ए, यहाँ पे जो एंगल रहेगा बेटा इसको मैं बोलूंगा थीटा बी। तो मुझे एक बात बताइए, ये थीटा ए और ये थीटा बी सेम रहेंगे या अलग अलग होंगे? अरे यार, ये थीटा ए और ये थीटा बी सेम रहेंगे या अलग अलग होंगे?
तो ये बिल्कुल क्या है यार, सेम है, बिल्कुल क्या है बेटा, ये सेम है, यानी थीटा ए इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, थीटा बी। सर ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, तो छोटा लग रहा है, ये बड़ा है बेटा, वो आर्क है, इसके आर्क छोटी है, इसका आर्क बड़ा है, लेकिन ये तो घुमाया तो सेम एंगल से ना, तो थीटा ए किसके बराबर है बेटा, थीटा बी। सर अब जो ये कहानी चल रही थी ना, यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ बेटा, t इज इक्वल टू 0 समय था, तो t इज इक्वल टू t सेकंड के बाद ये कहानी है, यानी इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा, और वो समय दोनों के लिए सेम होगा या अलग अलग होगा, तो दोनों के लिए बिल्कुल क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, यानी सेम टाइम में इसने इतना एंगल कवर कर लिया, इसने भी इतना एंगल कवर कर लिया, यानी अगर इसको मैं t से डिवाइड कर लूं, यानी ये था बेटा थीटा a इज इक्वल टू थीटा b, और अगर मैं इसको t से डिवाइड कर दूं, यानी थीटा a डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू थीटा b डिवाइडेड बाय t, तो ये थीटा बाय t है क्या, बताओ जरा, ये थीटा बाय t है क्या? सर्कुलर की बेसिक आना जरूरी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, थीटा बाय t है क्या, तो हम जानते हैं सर, क्या जानते हैं सर, ओमेगा होता है बेटा थीटा बाय t के बराबर। ओमेगा किसके बराबर होता है, थीटा बाय t के बराबर। अगर ओमेगा थीटा बाय t के बराबर है तो ये किसके बराबर आया बेटा, ये ओमेगा a इज इक्वल टू ओमेगा b। इन दोनों का थीटा बराबर है तो इन दोनों का ओमेगा भी क्या हुआ बेटा, बराबर। बात समझ लो, इन दोनों का थीटा बराबर है तो इन दोनों का ओमेगा भी क्या हुआ यार, बराबर हुआ। अगेन अगर मैं इसको t से डिवाइड कर लूं तो ओमेगा बाय t किसके बराबर होता है, सर हम जानते हैं अल्फा के बराबर होता है ओमेगा बाय t। किसके बराबर होता है, ओमेगा किसके, ओमेगा बाय t किसके बराबर होता है, अल्फा के बराबर। तो सर इन दोनों का अल्फा भी तो बराबर आएगा। बात समझ में आ रही है, यानी जब रिजिड बॉडी है और रिजिड बॉडी को हम इस तरह से रोटेट कर रहे हो बेटा, तो उनका थीटा बराबर होता है, उनका ओमेगा बराबर होता है, उनका अल्फा बराबर होता है। समझ लो, इनका थीटा बराबर है, इनका ओमेगा बराबर है, इनका अल्फा बराबर है। सो चेंज किस में आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है, तो चेंज जो आएगा बेटा उसकी बात यहाँ पे कर देता हूं। तो हम जानते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर, सॉरी v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर है। अगर v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर है तो ओमेगा तो सबके लिए सेम होगा ना यार। इस पॉइंट की बात कर ले या इस पॉइंट की बात कर ले या इस पॉइंट की बात कर ले या इस पॉइंट की बात कर ले, ओमेगा सब है। यहाँ पे बात करो तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है बेटा, r के बराबर है। बात समझ में आ रही है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है, r के बराबर। ध्यान सुनो, अगर मैं ऐसी बात कर लेता हूँ बेटा, यहाँ से देखो इसका r और इसका r, किसका r ज्यादा है, ये r a है, ये r b है। सो r b ज्यादा है ना, और r a का यार कम है, यानी जिसका r कम उसका v क्या रहेगा, कम। जिसका r ज्यादा उसका v ज्यादा। बात समझ में आ रही है, एक रिलेशन मैंने यहां से बना ली कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है, यानी जिसका r कम उसका v कम, जिसका r ज्यादा उसका v ज्यादा। यानी उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है ना, तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी होगी, इसका मतलब उसका v ज्यादा होगा। क्योंकि दोनों साइड देखो, टाइम तो देखो यार, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t, तो t इज इक्वल टू 0 में इसको यहाँ से यहाँ जाना है, लेकिन इसको यहाँ से यहाँ जाना है, समय तो उतना ही है, तो ये थोड़ा धीरे रहेगा, ये थोड़ा फास्ट चलेगा ना यार भाई साहब। तो जिसका r कम उसका v कम, जिसका r ज्यादा उसका v ज्यादा। नहीं आया समझ में, ध्यान सुनो। अगर मैं उस मेरी को राउंड का एग्जांपल लेता हूँ, तो जो सबसे ज्यादा कोने में होगा उसको ज्यादा मजा आता है, उस पर ज्यादा रोमांच फील होता है, और जो बिल्कुल सेंटर में होगा वो कैसे घूमेगा बेटा, बिल्कुल ऐसे धीरे 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 धीरे
यानी जिसका आर ज्यादा उसका वी ज्यादा, तो उसको मजा ज्यादा आएगा। जिसका आर कम उसका वी कम, तो उसको बहुत ही कुछ भी फील नहीं होने वाला। बात समझ में आती है यार? बात समझ में आ रही है? देखो ऐसे बना लेता हूं, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह से, ये सेंटर, तो जो ऐसा लिखाओगे उनका आपको सबसे ज्यादा है ना, तो इनको ज्यादा फीलिंग आएगी, ज्यादा मजा आएगा। और जो भैंसा पे बिल्कुल धीरे 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 यही पे घूम रहे हो तो कुछ फील ही नहीं होने वाला। इसीलिए हमें जरूरत है बेटा किसकी? रिजिड बॉडी। यही बात है क्या? ध्यान से सुनो। अगर मैं रॉड की जगह मान लेता हूं तब चेन के एग्जांपल ले लेता हूं, ऐसे कुछ एक चेन मेरे पास है कुछ इस प्रकार से। अब इस चेन को मैंने यहां फिक्स कर लिया, ठीक है, और अब इस चेन को मैं इस तरह से ले लूं तो ये ऐसे सीधी रहेगी क्या? अरे होगी क्या इस तरह से कुछ सीधी? नहीं भाई साहब, ये तो स्लाइड कर जाएगी, कुछ इस प्रकार से होगी। यानी ये सीधी रहने वाली है क्या? नहीं, ये तो इस तरह से स्लाइड कर जाएगी ना। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये थीटा जो है बेटा वो सेम रहेगा क्या? नहीं, ये थीटा बिल्कुल सेम नहीं होगा। ये थीटा क्या होगा बेटा? अलग होगा। यानी अगर मैं ऐसे बात कर रहा हूं थीटा ए इज नॉट इक्वल टू थीटा बी, यानी अब इसको अगर हम देखें तो इसका जो मोशन है यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है ना। देखो तो जरा, ये थीटा बराबर ही नहीं है, कुछ अलग थीटा से घूम रहा है, कोई अलग थीटा से घूम रहा है, कोई अलग थीटा से घूम रहा है, तो इसका स्टडी हम थोड़ा अलग हो जाएगा, हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और समझना मुश्किल है कॉम्प्लेक्स होने के कारण। तो इसीलिए हम किसके साथ डील करते हैं यार रोटेशनल में? रिजिड बॉडी के साथ। किसके साथ डील करते हैं यार? रिजिड बॉडी के साथ डील करने वाले। तो रिजिड बॉडी क्या होती है? जो बात मैंने समझा थी, ऐसी बॉडी बेटा कि जिस बॉडी के अंदर किसी भी 2 पॉइंट्स की दूरी चेंज ना हो पाए, वो रिजिड बॉडी हम, यानी ह्यूमन बॉडी रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिड बॉडी की जरूरत क्यों है ये समझाया बेटा मैंने यहां से। इसको अगर आप फील कर पाओगे ना तो समझ में आएगा। इसीलिए रिजिड बॉडी रोटेशनल के अंदर पढ़ना जरूरी है। और अगर रिजिड नॉन रिजिड बॉडी है तो क्या दिक्कत आएगी, क्या प्रॉब्लम होगी, इसी बात हमने यहाँ कर ली, ठीक है। तो रिजिड बॉडी को इम्पोर्टेंट, मतलब रिजिड बॉडी का पार्ट इतना क्यों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसको समझ लेना है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हमें करनी है वो करनी बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, इज डिनोटेड बाय आर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी एग्जैक्टली क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले, हम जरा टाइप्स जो है मोशन के टाइप्स है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको समझने से पहले थोड़ी एक बात है, इसको क्लियर करते हुए क्या करूंगा मैं। टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ मोशन। तो कितने टाइप्स ऑफ मोशन है? तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी या ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बाद आएगा रोटेशनल मोशन, और उसके बाद कंबाइंड ट्रांसलेशनल
कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये देखिए इसको शॉर्ट में बोला जाता है जनरल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन की अगर मैं बात कर लूं, टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर क्या पढ़ना है? सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन, उसके बाद रोटेशनल मोशन, और बाद में बात करेंगे बेटा कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल या जनरल मोशन की। अब तक आप जो मोशन पढ़ रहे थे उसमें आप पढ़ रहे बेटा मतलब पढ़ चुके हो ट्रांसलेशनल। अब जो आपको पढ़ना है वो रोटेशनल, और रोटेशनल में सबसे एंड में जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा याद करके देता हूं बेटा। ट्रांसलेशनल मोशन यानी किस तरह का मोशन होगा? ट्रांसलेशनल मोशन यानी किस तरह का मोशन? तो ट्रांसलेशनल मोशन को समझना है तो किस तरह से समझना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं। मान लो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस तरह से कुछ। अब ये जो ब्लॉक है ये कुछ देर के बाद यहां आया, ये जो ब्लॉक है बेटा ये कुछ देर के बाद यहां आ चुका है। तो ब्लॉक जो है बेटा मान लिया बेटा यहां से यहां आ चुका, तो ब्लॉक चला है ना, ब्लॉक क्या हुआ बेटा? चला। चलने का मतलब ऐसे कहां से? ब्लॉक कैसे चला है? इसका मोशन तो हुआ, देखो कौन सा मोशन है? ट्रांसलेशनल की फील देने की कोशिश कर रहा हूं। एक सरफेस थी, सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा था, कुछ देर के बाद ब्लॉक यहां से यहां आया, तो ब्लॉक यहां से यहां तक चला, चला या घुमा? नहीं, ये क्या हुआ बेटा? चला। चलने का मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा, ये क्या हुआ बेटा? फिसलते हुए गए ना, घसीटते हुए लेके गए हम उसको। कहने का मतलब है कि इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो ब्लॉक जो बेटा वो चलने का तरीका क्या लेके चल रहा है? तो वो घूमते हुए जा रहा है क्या? नहीं, वो कैसे हो बेटा? वो फिसलते हुए जा रहा है, हम उसको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। तो कुछ देर के बाद अगर मैं यहाँ पे मार्क कर लूं दो पॉइंट्स, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट जो ए है बेटा वो यहां पहुंचा होगा, पॉइंट बी यहां पहुंचा होगा। तो जितनी दूरी ए पॉइंट चला है उतनी ही दूरी बी पॉइंट चलेगा। बात समझ में आ रही है? जितनी दूरी ए पॉइंट चला है उतनी ही दूरी कौन चलने वाला है? बी पॉइंट। इसका मतलब ए और बी पॉइंट की वेलोसिटी क्या रही होगी? सेम रहेगी। जितने वेलोसिटी के साथ ए चला होगा उतने वेलोसिटी के साथ बी चला होगा। इसका मतलब सेम टाइम में दोनों में सेम डिस्टेंस कवर कर ली, यानी जितना ए चला उतना ही बी चला। अगर मैं यहाँ पे मार्क कर लूं बेटा सी पॉइंट, तो सी पॉइंट पे भी अपनी दूरी सेम रखी है ना, जितना सी पॉइंट चला उतना ही ए चला उतना ही बी चला, यानी सबकी दूरी सेम है, यानी सबकी वेलोसिटी सेम रही होगी। यानी पूरे ब्लॉक के अंदर जितने सारे पार्टिकल रहे होंगे उतने सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रही होगी, जिसके कारण हर एक पार्टिकल ने सेम दूरी कवर कर ली। ये जो मोशन होता है ना बेटा, ये मोशन कहलाता है कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल मोशन, जिसके अंदर पार्टिकल जो होते हैं बेटा वो सेम वेलोसिटी से चलते हैं, यानी सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने सेम दूरी कवर कर ली, सेम डिस्टेंस कवर कर ली। ठीक है, ये है बेटा कौन सा मोशन? ट्रांसलेशनल। अब ध्यान सुनो, ट्रांसलेशनल को और अच्छे से समझना है तो किस तरह से? तो क्या करना होता है, हमेशा जो लाइंस होती है, देखो ए बी और देखो ए और बी की बात कर लेते हैं, तो जब ये पैरेलल होगी, ये जो लाइन होगी बेटा ये जो पैरेलल होगी, तब जो मोशन रहेगा बेटा वो कौन सा रहने वाला है? ट्रांसलेशनल। बात समझ में आ रही है? जब ये लाइंस पैरेलल होगी तो मोशन कौन सा होगा यार? ट्रांसलेशनल मोशन। बात समझ लो। अब मान लेते बेटा किसी के पास साइकिल है, ठीक है, और उस साइकिल की व्हील की अगर मैं बात कर लेता हूं बेटा, मान लिया बेटा ये साइकिल का व्हील है, ठीक है, और जो जिसकी साइकिल थी सपोज टू बी, वो बहुत ही बढ़िया पर्सन था, तो उसने क्या किया बेटा, साइकिल का जो व्हील है यानी जो टायर है, उस टायर को 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया, ठीक है, इस तरह से मर्सिडीज के सिंबल के साथ, ठीक है, और मतलब अतरंगी था वो, उसने क्या किया बेटा, ये 3 हिस्सों में बांट दिया मतलब इसे पार्ट कर लिए, और मान लिया बेटा इतना जो पोर्शन है इसको येलो कलर दिया, इतना जो पोर्शन है सपोज टू बी इसको उसमें मान लिया सपोज टू बी चलो रेड कलर दे दिया,
और इसको दे दिया बेटा सपोज मान लेते बेटा ग्रीन, ऐसे कुछ उसने साइकिल का जो व्हील है, जो टायर है, उसको 3 हिस्सों में कलर कर दिया। इतना जो पोर्शन है येलो कलर, इतना जो पोर्शन है रेड, और इतना जो पोर्शन है बेटा उसको क्या किया बेटा ग्रीन कर दिया। अब साइकिल नहीं थी तो उसने क्या किया, रात को साइकिल को लॉक वगैरह लगा के मस्त की पार्किंग में खड़ा कर दिया। ठीक है, तो रात में चोर आए, अब साइकिल लॉक थी तो उसके पास साइकिल को लेके जाने के कितने तरीके हो सकते, 2 तरीके। उसमें लॉक तोड़ने की कोशिश की होगी लेकिन नहीं तो काम कैसे भागते हुए, तो उसके पास कुल मिला के 2 तरीके, एक तो साइकिल को कंधे पे उठा के लेके जाओ या फिर साइकिल को घसीटते हुए लेके जाओ। अब दोनों तरीके को ध्यान से सुनो। तो जो चोर था बेटा वो बिल्कुल तुम लोगों जैसा था, ठीक है, लेजी। तो उसने क्या किया, साइकिल को घसीटते हुए लेके गया। तो साइकिल को घसीटते हुए लेके गया, तो घसीटते हुए लेके जाने पर साइकिल का व्हील मान लेते बेटा यहाँ आया। अब यहाँ पे आने के बाद में फिर से इसको 3 हिस्सों में अगर बांट दूं तो यहाँ पे कौन सा कलर आया होगा, सर येलो ही आया होगा। यहाँ पे बोलो सर रेड ही आया होगा, यहाँ पे बोलो सर ग्रीन ही होगा। यानी जितना ये पॉइंट चला उतना ही ए पॉइंट चला और इतना ही ए पॉइंट चला। यानी इतना जो कलर था, यानी येलो तो ये पोर्शन भी येलो हुआ, ये रेड तो ये भी रेड हुआ, ये ग्रीन तो ये भी ग्रीन हुआ। देखो लाइंस तो पैरेलल ही हैं। और कैसे लेके जा रहे हो बेटा, घसीटते हुए लेके जा रहे हो, स्लाइड करते हुए लेके जा रहे हो। सर ये कौन सा मोशन है, ये ट्रांसलेशनल मोशन है। बात समझ में आ रही है, ये कौन सा मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब सेकेंड अगर हम बात कर ले बेटा रोटेशनल की, किसकी बात कर ले बेटा, रोटेशनल मोशन की। सो रोटेशनल मोशन किस कैटेगरी का मोशन हो सकता है, ध्यान से सुनो, रोटेशनल की चर्चा हम करने जा रहे हैं बेटा। रोटेशनल मोशन किस टाइप का मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन को मैं ऐसे बता देता हूं कि अगर मान लेते बेटा उसने अगर लॉक तोड़ दी, लॉक अगर तोड़ दी, उसने क्या किया, साइकिल को बेटा स्टैंड पे खड़ी कर दिया, ठीक है, स्टैंड पे लगा दिया, साइकिल को स्टैंड पे लगा दिया और लॉक तोड़ने की कोशिश की, उसने लॉक तोड़ दी। अब वो साइकिल के पेडल को घुमा के देख रहा है कि पहिया घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो जैसे उसने उसे स्टैंड पे लगा दिया, पेडल स्टार्ट कर दी, तो जो व्हील था बेटा वो घूमने लगा एक्सिल के अबाउट, यानी जो व्हील का जो मोशन आया इस तरह से, व्हील जो थी बेटा वो अगर घूमने लगी, यानी किस कैटेगरी का मोशन हुआ बेटा, वो रोटेशनल मोशन हुआ। बात समझ में आई, व्हील का जो मोशन है बेटा वो कौन सा मोशन है, वो रोटेशनल, क्योंकि वो एक्सिल के अबाउट, एक्सिल यानी उसका क्या हुआ बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन हुआ, उसके अबाउट व्हील घूम रहा है, तो कौन सा मोशन हुआ बेटा, वो रोटेशनल मोशन। जैसे कि हमारे घर में फैन लगा होगा, फैन का जो मोशन है बेटा वो कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। फैन के ऊपर जो लगाया हुआ बेटा एक्सिल, उसके अबाउट जो लगाया हुआ रॉड वगैरह, उसके अबाउट फैन घूम रहा है, तो फैन का जो मोशन है बेटा वो कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। हमारे टू व्हीलर का जो चक्का यानी जो टायर है, जो व्हील है, वो घूम रहा है बेटा, और कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। यानी अगर मैं इसे बात करूं, ये रॉड देखो मैंने ये पॉइंट फिक्स कर दी, ठीक है, और इसको अगर मैं छोड़ दे बेटा तो ये पॉइंट तो थोड़ी चलने वाला है नहीं, लेकिन इसके अबाउट तो ये तो घूम रहा है इस तरह से, यानी ये कौन सा मोशन हुआ बेटा, बोलो रोटेशनल मोशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो है बेटा वो कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट कौन सा बेटा, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अगर कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की बात कर लेते हैं तो साइकिल जो थी बेटा उसने साइकिल का लॉक तोड़ दी और साइकिल को ऐसे मस्त पे चलाते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी अब चक्का क्या हो रहा है बेटा, घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है, घूम भी रहा है और आगे भी चल रहा है। तो घूमने का जो मोशन है बेटा वो कौन सा हुआ, रोटेशनल, और आगे चलने का जो मोशन है बेटा वो कौन सा हुआ, ट्रांसलेशनल। यानी इस केस के अंदर ये जो टायर थी अब वो आगे भी बढ़ रही है और घूम भी रही है, यानी कौन सा मोशन हुआ बेटा, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन।
तो साइकिल के एग्जांपल से याद रख सकते हो, साइकिल को घसीटते हुए लेके जा रहा है यानी कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल। लॉक तोड़ दिए, पेडल मार के देख रहा है, टायर जगह पे घूम रहा है, स्टैंड पे लगाए हुई थी, कौन सा मोशन, रोटेशनल। बाद में फ्री हो गया, मस्त पे साइकिल चलाते हुए जा रहा है, कौन सा मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। जैसे कि मान लिया बेटा ये बॉडी, जैसे कि मान लिया बेटा ये बॉडी, तो अगर ये ऐसे जा रही है तो कौन सा मोशन बोलो, ट्रांसलेशनल। अगर ये जगह पे ऐसे घूम रही है बेटा किसी एक्सिस के अकॉर्डिंग है, कौन सा मोशन, रोटेशनल। और अगर ये ऐसी घूमती हुए आगे बढ़ रही है, अगर ये ऐसी घूमते हुए आगे बढ़ रही है, कौन सा मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। तो ये तीनों मोशन समझना इंपॉर्टेंट है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। बात समझ में आ रही है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन को हम डील करने जा रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिक जो डिफरेंस है बेटा रोटेशनल और सर्कुलर के, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा रोटेशनल क्या है, तो हम जानते हैं रोटेशनल यानी किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोशन। रोटेशनल मोशन यानी किसी एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोशन कहलाता है बेटा क्या, रोटेशनल। तो सर्कुलर क्या है, सर्कुलर और रोटेशनल में अंतर क्या है, देखो रोटेशनल मोशन को आप सिंपल ऐसे बोल लो कि रोटेशनल मोशन में, ऐसे बोलता हूं ध्यान सुनना, रोटेशनल मोशन के अंदर बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं, ध्यान सुनो क्या बता रहा हूं, रोटेशनल मोशन के अंदर बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सर्कुलर मोशन करने की सजा दी जाती है। क्या बताया, रोटेशनल मोशन के अंदर बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने की सजा दी जाती है। यानी रोटेशनल जो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो बॉडी का मोशन कहलाता है रोटेशनल और पार्टिकल का मोशन कहलाता है बेटा सर्कुलर। सर समझ में नहीं आया, ध्यान से सुनो। मैं क्या बता रहा हूं बेटा, रोटेशनल मोशन के की अगर मैं बात करूं तो रोटेशनल मोशन के अंदर बॉडी के जो पार्टिकल होते हैं उनको सजा दी जाती है बेटा कौन सा मोशन परफॉर्म करने की, सर्कुलर। यानी बॉडी का जो मोशन होता है वो रोटेशनल होता है और पार्टिकल जो मोशन परफॉर्म करते हैं बेटा वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। उनकी रेडियस अलग अलग होती है लेकिन उनका सेंटर एक ही होता है। समझाता हूं, यही पे कोशिश करता हूं समझाने की। ठीक है, क्लियर करके बात कर लेंगे। मान लीजिए बेटा मेरे पास एक रॉड है, क्या बेटा मेरे पास एक रॉड है। अगर एक रॉड मेरे पास है तो रॉड के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यानी रॉड की अगर मैं बात कर लेता हूं सब कुछ ध्यान से सुनो। मान लिया बेटा मैंने ऐसी कोई रॉड बनाई, एक रॉड मैंने बनाया और ये जो पॉइंट है बेटा मैंने फिक्स कर दिया, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया बेटा एक एक्सिस बना ली, हिंज लगा दी इस तरह से। और जैसे मैं इसको यहां से छोड़ दूंगा तो रॉड जो है बेटा वो ऐसी आ जाएगी यहां नीचे, यानी इस तरह से कुछ। बात समझ में आई? इसका मतलब क्या है, सुनना 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 सुनना, थोड़ा अच्छा बनाऊंगा। चलो यहां से मैंने इसको छोड़ा तो ये ऐसा है, अभी भी नहीं बनाया, सर्कुलर करना चाहिए। ठीक, समझ में गया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो पार्टिकल था ये यहाँ आ चुका है, यहाँ पे जो पार्टिकल था वो यहाँ आ चुका है, यहाँ पे जो पार्टिकल था वो अब यहाँ आ चुका है। ऐसे कुछ हुआ होगा, यानी ये ऐसे घुमा, ये ऐसे घुमा और ये ऐसे घुमा, ठीक है ना। अब कहने का मतलब है कि पार्टिकल जो है बेटा वो कौन सा मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर। इसकी रेडियस कुछ अलग होगी, ठीक है, इसकी रेडियस कुछ अलग है, इसकी रेडियस कुछ अलग है, इसकी रेडियस कुछ अलग है। अब ये भी तो सर्कुलर में घूम रहा है, ये भी सर्कुलर में घूम रहा है, ये भी सर्कुलर में, ये भी सर्कुलर में है, विद डिफरेंट रेडिया है बट हैविंग अ कॉमन सेंटर। ये इन सबका क्या होगा बेटा, सेंटर होगा। और जिसका आर ज्यादा उसका वी ज्यादा,
जिसका आर कम उसका v कम। यही तो बताया था यार थोड़ी देर पहले, इसी की तो बात कर रहे थे हम लोग। तो रोटेशनल मोशन, बॉडी का मोशन और बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है बेटा उनका क्या कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डोर का एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं डोर की बात कर लेता हूं बेटा, डोर एक फिक्स एक्सिस के अबाउट घूमता है। अरे यार डोर जो होता है, मान लेते हैं इसे दरवाजा है, तो जैसे मैं दरवाजे को ओपन करूंगा तो डोर तो इसी एक्सिस के अबाउट घूम रहा है ना, तो डोर का जो मोशन है बेटा वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, रोटेशनल के अंदर। और डोर के जो पार्टिकल रहेंगे वो डोर के पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेंगे, सर्कुलर मोशन। डोर का मोशन कौन सा मोशन, रोटेशनल। और डोर के जितने सारे पार्टिकल रहेंगे बेटा उनका मोशन कौन सा मोशन, सर्कुलर। तो रोटेशनल और सर्कुलर में क्या अंतर है, बात समझ में आ रही है। सर्कुलर में क्या होता है बेटा, बॉडी अपने सर्कमफरेंस, मतलब जो पार्टिकल बेटा वो सर्कमफरेंस में है, और रोटेशनल के अंदर बॉडी एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। बॉडी क्या करती है बेटा, एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। उस एक्सिस को कहा जाता है बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। और बॉडी का जो मोशन कहलाता है बेटा वो कहलाता है रोटेशनल मोशन। और